हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। साइंस की लास्ट क्लास में मैंने आपको प्राकृतिक संपदा और ब्रह्मांड में जीवों का विलुप्तीकरण चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। आज मैं आपका साइंस में नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रही हूँ, जो है कार्बन व कार्बन के यौगिक, जिनको हम कार्बनिक यौगिक भी बोल सकते हैं। और इसी चैप्टर में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक और दिया है, जो है कार्बन के अपर रूप। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। तो चलिए शुरू करती हूँ आपकी क्लास, और आप लोग फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आते हैं कार्बन और उसके यौगिक पर। ठीक है, कार्बन की बात करें तो कार्बन जो शब्द है वो लैटिन शब्द कार्बो से बना हुआ है, और कार्बो का अर्थ होता है कार्बन। ठीक है, इसको काला भी आप बोल सकते हो। कार्बन कैसे? काला, मोस्टली काला रहता है। अगर हम बात करते हैं कार्बन को, कुछ इंग्लिश में इस प्रकार से लिखते हैं, इसीलिए जो कार्बन का सिंबल है साइंस में वो है सी। यानी कि अगर संकेत के रूप में जब आप साइंस में इसको प्रदर्शित करोगे तो किससे करोगे? कैपिटल सी से करोगे। परमाणु क्रमांक की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। ठीक है, और आपको कुछ कुछ अगर लास्ट क्लास का याद हो, लास्ट सेमेस्टर का, तो वहाँ आपको बताया था कि किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। और प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन भी 6 होंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी एटम हो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा क्या रहते हैं? इक्वल। अगर किसी उसमें आपके 10 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 10 होंगे। इस चीज़ को सदैव याद रखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या किसी भी परमाणु में कैसी रहती है? बराबर रहती है। ठीक है, परमाणु क्रमांक के द्वारा ही एक सारणी बनाई गई, आवर्त सारणी जिसको बोलते हैं, जिसमें सभी तत्वों को क्या किया गया? एक क्रम से व्यवस्थित किया गया है। अब बात करते हैं, जो परमाणु है, आपको पता है परमाणु में एक नाभिक होता है। नाभिक में क्या मौजूद होता है? तो नाभिक में होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्लस का साइन बना दे रही, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है, इसलिए नाभिक में जब हम बनाते हैं तो प्लस का चार्ज डिनोट कर देते हैं। ठीक, तो एक होता है नाभिक। इस नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। ठीक है, नाभिक के अंदर क्या मौजूद होता है? तो नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बट ये जो कक्षाएं दिख रही हैं ना, इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कौन चक्कर लगाएगा? इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक में क्या रहेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जैसे के कक्ष हो गया, एल कोश हो गई, एम कोश हो गई, एन कोश हो गई। तो वहीं से हम निकालेंगे संयोजकता, के, एल, एम, एन। इन सभी कोशाओं में जो संख्या है इलेक्ट्रॉनों की, वो मैक्सिमम जो संख्या है वो निर्धारित कर दी गई है। जैसे के कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल कोश में अधिकतम 8 आते हैं, एम में 18, एन में 18, और फिर आते हैं 32। इस प्रकार से ही चलती रहती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, कार्बन के 6 परमाणु को कोशाओं में विभक्त करें तो कितने परमाणु होंगे? देखिएगा, के कोश में कितने आ जाएंगे? के में आ जाएंगे 2, 6 में से 2 यहाँ आ गए। एल में कितने बचे? 4। संयोजकता को देखने के लिए हमें अंतिम कोश को देखना होता है। सभी जो तत्व होते हैं वो करते क्या हैं? उनको अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, जिससे क्या हो? उनका जो अष्टक हो वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब कुछ ऐसे परमाणु होंगे जिनके अंतिम कोश में क्या होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन हो, किसी में 2 होगा, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6 और किसी में 7। अब देखिएगा यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन वाले को अगर अष्टक कंप्लीट करना है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा। 2 वाले को अष्टक कंप्लीट करना है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। 3 वाले को करना है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। मांगेगा कि नहीं? 4 वाले कंप्लीट करना है तो ये भी 4 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। 5 वाले को कंप्लीट करना है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। 6 वाले को अगर 8 बनाने तो कितना मांगेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन मांगेंगे। और 7 वाले को 8 बनाना तो ये कितना मांगेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा कि एक जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगे या फिर अपना 1 किसी को दे दे। अपना 1 देना आसान है ना?
तो इसकी संयोजकता जो ये आपको 1 से 3 तक दिख रहे हैं, ये सभी क्या करते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लेते नहीं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, तो इनकी संयोजकता यही रहेगी। इसके बाद देखिएगा, जो त्यागते हैं उनकी संयोजकता पॉजिटिव हो जाती है, बस और कुछ नहीं होता। 4 इलेक्ट्रॉन वाला ले भी सकता है, त्याग भी सकता है, और 5, 6, 7 वाले क्या करेंगे, वो त्यागने से अच्छा है वो क्या करेंगे, ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, तो उनकी संयोजकता निगेटिव में चली जाती है, रहती वही है 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर 3 लेगा, 5 वाला 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पर देखिए कार्बन के अंतिम कोश में कितने हैं, 4, ये तो 4 ले या त्यागे, तो इसकी संयोजकता कितनी रहेगी, 4 रहेगी। समझ में आ गई कार्बन की संयोजकता। तो बस आपको मैं एक बार हाईलाइट कर देती हूँ चीज़ें जो आपको याद करनी है। सबसे पहले आपको याद करना है कि कार्बन का सिंबल क्या है, तो कार्बन का सिंबल होता है C। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6, और कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4। याद रखना कार्बन की संयोजकता है 4। अब आइएगा अगला पॉइंट, कार्बनिक रसायन क्या है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। ठीक है, अब देखिएगा कार्बन की उपस्थिति आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, तो जैसे कि हीरा, आपने सुना होगा हीरा जो है वो कार्बन का ही एक रूप होता है जिसको हम बोलते हैं अपर रूप। बट फिर भी हीरा कितना चमकीला है। पृथ्वी पर मौजूद सभी पदार्थों में सबसे चमकदार जो पदार्थ है वो कौन सा है, हीरा ही है, और सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, कहीं ये काला दिखता है, नहीं दिखता, बट इसको याद रखिएगा। तो हीरा में भी कार्बन मौजूद है, कोयला में तो कार्बन हो गई, पेट्रोलियम में भी कार्बन है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो आपने पेंसिल की जो अंदर लीड डली होती है वो ग्रेफाइट की ही बनती है, उसमें भी कार्बन होता है। कोक में कार्बन होता है, काजल, तेल, साबुन, ये सभी जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं इन सभी वस्तुओं में कार्बन उपस्थित होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किन्हीं ऐसी वस्तुओं के एग्जाम्पल दीजिए जिसमें कार्बन मौजूद है, तो आप वहाँ लिख सकते हैं हीरा, कोयला, पेट्रोलियम, ग्रेफाइट, कोक, काजल, तेल, साबुन, इन सब में क्या है, कार्बन उपस्थित है। ठीक है, कार्बन के गुण क्या क्या हैं, तो कार्बन की सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो कि इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है श्रृंखलन की। श्रृंखलन का मतलब है श्रृंखला बनाना। ठीक है, तो कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। कार्बन कार्बन के ही दूसरे परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध के साथ एक श्रृंखला बना लेते हैं जिसको बोलते हैं श्रृंखलन। जैसे कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ये जो बॉन्ड आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है इसको सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो बॉन्ड बनाता जाएगा। हाँ, सहसंयोजी बंध जो हैं वो याद रखना 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला रहेगा आपका सिंगल बॉन्ड, दूसरा रहेगा डबल बॉन्ड, और तीसरा रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये भी आपको बॉन्ड देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड लग गया, तो इस प्रकार से। बट आप देखना श्रृंखलन का मतलब है कि एक कार्बन का दूसरे कार्बन तीसरे कार्बन के साथ जुड़ते जाना और एक श्रृंखला यानी कि एक चेन बना लेना, इसको बोलते हैं श्रृंखलन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा एक कार्बन दूसरे से जुड़ा सिंगल बॉन्ड से, फिर दूसरा कार्बन तीसरे जुड़ा सिंगल बॉन्ड से, दिख रहे हैं। ऐसे आगे और भी जोड़ते जाएंगे, ऐसे कि नहीं आगे नहीं जोड़ेंगे, आगे और जोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे अगला आप देख पा रहे हैं कार्बन कार्बन किससे जुड़ा है, तो यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ा है जिसको द्विबंध बोलेंगे। यहाँ कार्बन कार्बन किससे जुड़े हैं, तो त्रिबंध से जुड़े हैं। अब यहीं पर आपको देख लीजिए, आपको ये और बॉन्ड कुछ दिख रहे होंगे, इसका मतलब क्या है, तो देखो एक कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4, यानी कि कार्बन 4 परमाणुओं को अपने साथ जोड़ेगा किसी भी प्रकार से। ठीक है, अब जैसे कार्बन ने एक कार्बन को जोड़ लिया, तो देखिए कार्बन की एक संयोजकता तो कंप्लीट हो गई ये वाली कार्बन के साथ जुड़ करके, बाकी 3 बची हुई हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन्स जुड़ जाते हैं। ठीक है, सेम इस वाले कार्बन के साथ भी यही होगा, ये क्या जोड़ लेगा इधर इधर, हाइड्रोजन। तो इसकी जो सभी संयोजकताएं वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई कि नहीं होगी, चारों तरफ आपको परमाणु जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है इसकी बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, समझ में आ गया श्रृंखला कैसे बनेगी, यानी एक लंबी सी चेन बन जाना, कार्बन के साथ कार्बन के साथ कार्बन का जुड़ते रहना, और बाकी ये सब जो इनके यहाँ पर संयोजकता कम है इसको वो फिल करेंगे किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा। क्लियर है, चलिएगा अब हम आते हैं चतुस्संयोजकता। यहाँ पर आपको और क्लियर हो जाएगा। चतुस्संयोजकता क्या है कि कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी है, 4 होती है। अतः कार्बन में कार्बन के
4 परमाणु या अन्य तत्व के परमाणुओं के साथ आबंध करने की क्षमता पाई जाती है। यानी कार्बन क्या करेगा, सहसंयोजी बंध के द्वारा अन्य जो परमाणु हैं उनसे बॉन्ड बनाएगा, उनसे जुड़ेगा, तभी तो उसका अष्टक जो है वो कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार से बनेगा। चारों तरफ आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है जो क्या है, एक सहसंयोजी आबंध है। जैसे कि कार्बन ये रहा, एक सिंगल बॉन्ड ये, एक सिंगल बॉन्ड ये, एक ये, एक ये। ऐसा नहीं सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेगा, कभी कभी डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप फिर कैसे बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ये बना है तो कितनी कम पड़ रही हैं, देखो 2 लाइन हो गई, 2 संयोजकता इधर, एक ये 4 हो गई, तब बॉन्ड ऐसा बनेगा। 3 बनेगा तब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इस प्रकार से ये जॉइंट होंगे। तो कार्बन क्या है, एक चतुर्थ संयोजक है, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी है, 4 है। अब आते हैं कार्बन के अपर रूप पर। कार्बन के अपर रूप देखिएगा, ऐसे तत्व जो 2 या 2 से अधिक रूपों में पाए जाते हैं वो होते हैं अपर रूप। ठीक है, तथा इनके भौतिक गुण असमान व रासायनिक गुण समान होते हैं, ऐसे तत्वों को अपर रूप कहते हैं। ठीक है, वे तत्व जो 2 या 2 से अधिक रूपों में पाए जाएंगे और उनकी जो भौतिक प्रॉपर्टी होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी, वो तो अलग अलग होंगी, पर केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती हैं, वो होते हैं अपर रूप। जैसे कार्बन को ही आप देखिए, कार्बन में हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपर रूप हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम असमान है, बट केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो इनकी सेम रहेगी, तो इसी को बोलते हैं अपर रूप और इस गुण को बोलते हैं अपर रूपता। तो कार्बन के अपर रूप जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करके रखना। कार्बन के अपर रूप 2 प्रकार के हैं, एक है क्रिस्टलीय अपर रूप और दूसरे हैं अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप जो क्रिस्टल के फॉर्म में हो, अक्रिस्टलीय जो क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं होंगे। तो क्रिस्टलीय अपर रूप में आपका आता है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, 3 ही आएंगे, तीनों को याद कर लो। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप है या कौन सा कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है या क्रिस्टलीय अपर रूप है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो क्रिस्टलीय अपर रूप रहेगा हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, और अक्रिस्टलीय जो अपर रूप है वो कौन सा है, चारकोल, लैम्प ब्लैक या फिर काजल जो होता है वो आ जाता है अक्रिस्टलीय अपर रूप में। ठीक है, आइएगा यहाँ पर देखते हैं कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप में जो कार्बन परमाणु है वो कैसे होगा, एक पूरी तरीके से निश्चित क्रम में व्यवस्थित होगा। ठीक है, इसीलिए क्रिस्टल बनते हैं। आपके जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उसमें जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे परमाणुओं के जुड़ने की, वो एक निश्चित क्रम में होती है, जो बॉन्ड होते हैं एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तब क्रिस्टल बनता है, इसीलिए वो क्रिस्टलीय अपर रूप कहलाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। ध्यान रखना कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप कौन कौन से हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। इसके बाद आते हैं हीरा की कुछ प्रॉपर्टी। तो हीरा जो है वो सभी प्राकृतिक पदार्थों में सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है। हीरा जो है वो विद्युत और ऊष्मा दोनों का ही कुचालक होता है। इसका उपयोग हम आभूषणों में करते हैं और इसका उपयोग हम सूक्ष्म थर्मामीटर में तथा कांच को काटने में भी किया जाता है। जो कांच को काटने का कटर होता है उसमें किनारे पर क्या लगा होता है, हीरा लगा होता है, हीरे की उधार होती है, तो कांच काटने में हीरे का हम प्रयोग करते हैं। ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका कि हीरा जो है वो सभी प्राकृतिक पदार्थ में सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। वैसे आपको पता है जो अधातुएं होती हैं वो कठोर नहीं होती, धातुएं कठोर होती हैं, और कार्बन जो है वो एक अधातु है। कार्बन क्या है, एक अधातु है, और कार्बन का अपर रूप इसी में आएगा, तो इस हिसाब से इसको कठोर नहीं होना चाहिए, तो ये अपवाद में आ जाएगा। और कठोर छोड़ो, ये सभी में कठोर, सबसे ज़्यादा कठोर है, धातु धातु सबसे ज़्यादा कठोर ये है। ठीक है, तो ये इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट गुण रहेगा। इसके बाद आएंगे ग्रेफाइट पर। तो ग्रेफाइट क्या होता है, एक अपारदर्शी नरम क्रिस्टलीय पदार्थ है। ग्रेफाइट की जो खासियत है वो ये है कि ये विद्युत का सुचालक है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ग्रेफाइट का। हीरा जो है वो सभी प्राकृतिक पदार्थों में कठोर है और ग्रेफाइट जो है वो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। ठीक है, यह मुलायम व चिकना होता है और इसका उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग हम शुष्क सैलों और पेंसिल आदि में करते हैं। पेंसिल की जो लीड बनाई जाती है वो किससे बनती है, ग्रेफाइट से ही बनती है। नेक्स्ट आइएगा फुलरीन। फुलरीन जो है कार्बन का शुद्धतम रूप है। इसे बकमिनिस्टर फुलरीन या बकी बॉल भी कहते हैं। इसकी जो शेप रहती है उसी टाइप में रहती है। ठीक है, इसीलिए इसे बकी बॉल कहा जाता है। इसका नाम याद रखना,
नेक्स्ट आते हैं कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप। देख सकते हैं आप 17 और 23 में आया हुआ है ऑब्जेक्टिव में। तो अक्रिस्टलीय अपरूप में जो कार्बन होगा वो परमाणु कार्बन के अव्यवस्थित रहते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होंगे। ठीक है, कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप अपरूप कौन कौन से हैं? तो चारकोल हो गया, लैंप ब्लैक जिसको हम काजल भी बोलते हैं, ये क्या है? कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप है। चारकोल, लैंप ब्लैक या फिर काजल। आइएगा चारकोल की प्रॉपर्टी क्या है? तो चारकोल बनता कैसे है? ठोस कार्बनिक पदार्थ जैसे कि पौधे की लकड़ी, जंतुओं की अस्थियां को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर चारकोल प्राप्त होता है। यानी कि जो भी जंतुओं की, जीव जंतुओं की अस्थियां हो गई, पेड़ पौधों की लकड़ी वगैरह हो गई, जब इनको हम जलाते हैं वायु की अनुपस्थिति में, तब जो हमें प्राप्त होता है वो होता है चारकोल। ठीक है, चारकोल के प्रकार कौन कौन से? 2 प्रकार के, जंतु चारकोल और शुगर चारकोल। इसी प्रकार से ये चलते हैं, जंतु चारकोल, शुगर चारकोल इत्यादि। जंतु चारकोल क्या होंगे? ये बनेंगे जंतुओं की अस्थियों से, इसीलिए इनको क्या बोला? जंतु चारकोल। जब जंतुओं की अस्थियों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो प्राप्त पदार्थ कहलाता है जंतु चारकोल। चूँकि ये अस्थियों से बना हुआ है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? अस्थि कोयला भी बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, अस्थि कोयला या फिर इसको जंतु चारकोल के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ये पूछा जाता है। तो इसका उपयोग चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में किसका उपयोग करते हैं? जंतु चारकोल का या शुगर चारकोल का। तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं किसका? वो जंतु चारकोल का। ठीक है, इसके बाद आगे आइएगा। शुगर चारकोल क्या है? तो चीनी को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर प्राप्त पदार्थ को ही हम बोलते हैं शुगर चारकोल। ठीक है, जब चीनी को हम गर्म करते हैं, इसका मुझे एक दूसरा नाम याद नहीं आ रहा है, इसका उपयोग बेकरी वगैरह में किया जाता है। इसको कुछ बोला जाता है, चॉकलेट वगैरह के ऊपर इसको उसमें करने में, मुझे नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन आया था, तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको बता दूंगी। इतना याद रखिए, शुगर चारकोल होता क्या है? तो शुगर को ही जब हम गर्म करते हैं वायु की अनुपस्थिति में, तो जो पदार्थ मिलेगा वो होगा शुगर चारकोल। इसके बाद आइएगा लैंप ब्लैक या फिर काजल क्या होता है? तो सरसों के तेल को एक सीमित मात्रा में जलाते हैं तब बनता है हमारा काजल। देखा होगा आपने घर में ये प्रैक्टिकल देखा होगा, दादी वगैरह खूब करती थी पहले। एक दिए में तेल भरा और उसमें बाती रख के जब उसको जलाती हैं तो ऊपर एक प्लेट रख देती थी और जो काजल है वो उस प्लेट पर क्या हो जाता था? इकट्ठा हो जाता था। वही काजल है, सरसों के तेल को जला करके बनता है। ठीक है, काजल में जो है वो कार्बन कितने प्रतिशत तक पाया जाता है? तो 99% तक कार्बन होता है। एक काजल में अगर पूछा जाए तो कितने प्रतिशत तक कार्बन है? 99% कार्बन होता है। लैंप ब्लैक या काजल का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं? तो रबर, टायर, प्रिंटर की स्याही, जूतों की पॉलिश इत्यादि में करते हैं। काजल वो लगाने में भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, कार्बनिक रसायन का महत्व क्या है? देखिएगा, कार्बनिक रसायन का जो महत्व है बहुत सी जगह पर, जैसे भोजन में होता है कार्बन का महत्व। ठीक है, ईंधन में आपको कार्बन देखने को मिलेगा। कृषि में जो आपके उर्वरक खाद वगैरह बनती है वहाँ भी आपको कहीं ना कहीं कार्बन की मौजूदगी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए भोजन में कहाँ कहाँ देखता है? आटा, चीनी, कार्बोहाइड्रेट, सभी कार्बोहाइड्रेट में क्या है? कार्बन है। ठीक है, जितने भी आप शुगर देखोगे, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, वहाँ कार्बन उपस्थित है। ईंधन में जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोलियम पूरा आप ले लो, उनको शोधन कर करके हमें प्राप्त होते हैं पेट्रोल, डीजल, वहाँ भी क्या है? कार्बन उपस्थित है। कृषि में देखिए, कृषि में भी इसका उपयोग होता है, खाद उर्वरक वगैरह में जो कार्बन है वो देखने को मिलेगा। औषधियों के निर्माण में, कपड़ा निर्माण में, इन सभी जगह पर कार्बनिक रसायन का महत्व है। अब आते हैं कार्बन के यौगिकों पर। तो कार्बनिक यौगिक क्या होंगे? जिन यौगिकों में कार्बन क्या होगा? उपस्थित होगा, उनको हम बोलेंगे कार्बनिक यौगिक। तो जिन यौगिक में कार्बन उपस्थित होता है उनको कहा जाता है कार्बनिक यौगिक। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? सूत्र देखिए सभी को याद होने चाहिए, CO2। ठीक है, चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और मार्श गैस का सूत्र होता है CH4। इसको मीथेन गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीथेन। क्लियर? अभी हालांकि इसको हम पढ़ेंगे आगे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। अगला है जो आपका सबसे पहला यौगिक कार्बन का, देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO।
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO। यह गैस कैसी है? रंगहीन, गंधहीन और जल में अल्प विलेय गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। दम घोटू गैस भी इसको बोलते हैं। यह एक बहुत ही जहरीली गैस है और शरीर में पहुंचने के बाद हीमोग्लोबिन की में ऑक्सीजन वहन की क्षमता को बिल्कुल कम कर देती है। आपको पता है कि जो ऑक्सीजन हम ग्रहण कर रहे हैं वो ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से हीमोग्लोबिन में मिल करके क्या जा रहा है, पूरे शरीर में वितरण करता है, घूमता है। लेकिन अब जब आप एक ऐसे वातावरण में जहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक हो, तो जब आप लेंगे, ग्रहण करेंगे, तो कौन सी गैस अंदर जाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। और वो गैस क्या करती है कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन वहन की जो क्षमता होती है, ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता होती है, उसको कम कर देती है। तो आपका दम घुटने लगता है इस स्थिति में। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? दम घोटू गैस भी बोलते हैं। क्लियर है? और यह जो गैस है वो जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से निकलती है। जब वो पूरा दहन नहीं होते हैं तो जो गैस वहाँ निकल रही है वो कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जीवाश्म ईंधन जैसे कि आपका कोयला वगैरह हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गई, जीवाश्म ईंधन ये बोले जाते हैं। तो जब इनको हम जलाते हैं और इनका पूरा दहन नहीं होता है, उस टाइम पर निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, कोयला, खनिज तेल इत्यादि। कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए तो इसका सूत्र होता है CO2। ठीक है, कैसी गैस है? तो रंगहीन और गंधहीन गैस है। इस गैस का एक सबसे अच्छा काम है, कौन, मतलब हमारे लिए तो ये इतनी उपयोगी नहीं है, पौधों के लिए है, क्योंकि पौधों का भोजन इसी के द्वारा बनता है। और वो क्रिया कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु पौधों के द्वारा ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ग्रहण किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। और क्या बनता है? ग्लूकोज और आपकी ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस पौधे छोड़ते हैं, जिसको हम मनुष्य या जीव जंतु ग्रहण करते हैं। और ये जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जल के साथ मिलना, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और भोजन का निर्माण होना, यही क्रिया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है इसको आप बोल सकते हैं पौधों के द्वारा भोजन बनाना। ठीक है, भोजन बनाने की क्रिया है ये। इसके बाद आगे आइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग धावन सोडा, बेकिंग सोडा, इन सभी के निर्माण में भी किया जाता है। और अग्निशामक यंत्रों में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा है वो यूज़ की जाती है। इसके बाद आइएगा, कुछ रासायनिक आपके नाम दिए हैं, इधर सूत्र दिए हैं और उनके अन्य नाम दिए गए हैं। देखिएगा, सबसे पहला है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सूत्र होता है CaCO3। जहाँ कैपिटल लेटर है वहाँ कैपिटल लगाने हैं, जहाँ स्मॉल लेटर है वहाँ स्मॉल, इसी प्रकार से लिखे जाएंगे। ठीक है, स्मॉल लेटर का मतलब है कि जैसे कैल्शियम का सिंबल C, कार्बन का भी C है, इसीलिए क्या किया, कैल्शियम में एक A लगा दिया। तो ये जो Ca सिंबल है किसका बन गया? कैल्शियम का। तो एक कैपिटल एक स्मॉल ऐसे आएगा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र होता है NaSCO3। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। हो सकता है आपको 10H2O लगा ना मिले कहीं कहीं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मौजूद इसमें होता है जल, लेकिन जब वाष्पीकरण हो जाता है तो जल फिर वहाँ पर हट जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है CO, मेथेन गैस का सूत्र है CH4 और ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। और यहाँ पर चीनी का जो सूत्र है सुक्रोज बोलते हैं, इसका सूत्र होता है C12H22O11। इनके अन्य नाम ज़रूर देखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं संगमरमर या फिर चूना पत्थर। सोडियम कार्बोनेट यानी कि NaCO3 को बोला जाता है खाने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं धावन सोडा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं दमघोटू गैस, मैथेन गैस को बोलते हैं मार्श गैस, ग्लूकोज को ग्लूकोज बोलते हैं, चीनी को चीनी। ठीक है, तो इनमें आपके सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। इनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और वहाँ आपको नाम जो देते हैं ना वो ये वाले देते हैं, कौन से? ये वाले। ठीक है, आपसे बोलेंगे धावन सोडा का सूत्र लिखिएगा, तो आपको बताना होगा क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2। आपसे पूछा खाने के सोडा का सूत्र बताइए, तो क्या होगा? NaSCO3। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। मार्श गैस का सूत्र बताइएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो मार्श गैस का सूत्र होता है CH4। ठीक है, नेक्स्ट आगे आइएगा।
अगला टॉपिक है आपका हाइड्रोकार्बन। तो आज हम इतना ही रखते हैं। हाइड्रोकार्बन जो रहेगा इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।